लिखो। आपस में मत बात करिए, आपस में बात करने की जरूरत नहीं बेटा, मुझे बुलाया गया है अलग से बात करने के लिए। आपस में पूरा साल पड़ा है और मैं जो रीजंस बता रही हूँ अगर इनमें से कोई कारण है तो वो लिखो, भले ही आप छुपा कर लिख लो। लड़कियां थोड़ा छुपा कर लिख रही हैं क्योंकि थोड़ा इज्जत का फालूदा दूसरा देख लेगा, आराम से लिख लो, ढक के लिख लो, पर लिखो। इसके अलावा कोई रीजन है तो ईमानदारी से वो भी लिखो, बाद में भले ही फाड़ देना। पहला, हो सकता है किसी का कोई हेल्थ इश्यू हुआ हो, किसी की तबीयत खराब हुई हो। बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बीमार हो गए थे? 11th पूरे साल की बात कर रही हूँ, 11th की, ईमानदारी से। पूरे साल बीमार थे तुम लोग। बेटा डॉक्टर से बात कर रहे हो, प्रैक्टिसिंग, अभी तुम्हारा सारा डायग्नोसिस बनवा दूंगी मैं। अगर आप नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खुद को और अपने घर वालों को बेवकूफ नहीं बना रहे, अगर आप इतनी बात कर रहे हैं सेशन में, तो आप खुद के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और अपने माता पिता के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं बेईमानी, तो आप ये मानकर चलिए आपको अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मैं आईना साफ करता रहा पर धूल चेहरे पर थी। तो आप बहाने देते रहेंगे, अगर झूठ बोलते रहेंगे अपने आप से, तो आपका कोई भी भला नहीं होने वाला। पूरे साल आप झूठ बोलो, घर वालों से झूठ बोलो, टीचर से झूठ बोलो, दोस्तों से झूठ बोलो, अपने आप से झूठ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आ जाएगा सिलेक्टेड या रिजेक्टेड, उससे ज्यादा कोई आपको जज नहीं करता, रिजल्ट से ही जज किया जाएगा। अगर हेल्थ इश्यू था तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, उसे रेक्टिफाई करिए, जहां जो कमी है उसका ध्यान रखिए। इस इशू के कारण अगर 11th खराब हुई थी तो इस इशू के कारण अब आपका 12th खराब नहीं होना चाहिए। नंबर 1, यंग एज है, इतना बड़ा कोई हेल्थ इशू नहीं हो सकता जिसे सीरियसली ध्यान दिया जाए तो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में टैकल ना किया जा सके। उसके अलावा तो सब आपके बहाने चल रहे हैं। नंबर 2, कोई फैमिली इशू हो गया, कोई परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई कुछ ऐसा घर में हो गया था जिससे हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इट कुड बी एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। ये आपको दिल में पता होना चाहिए। अगर ऐसा था और अगर आप इस साल तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने आप को सख्त बनाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली की हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, और आपकी तरफ से यही हेल्प होगी कि आपको जो पढ़ने भेजा है आप ईमानदारी से पढ़ के सिलेक्ट हो जाएं। यू हैव टू मेक योर सेल्फ हार्ड, क्योंकि अभी जिस लेवल पर आप हो, केवल सोच कर, टेंशन करके आप फैमिली इशू में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, रोल प्ले नहीं कर सकते रेक्टिफाई करने के लिए। यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी हार्ड। थर्ड होता है सबसे इंपॉर्टेंट इस उम्र में, फ्रेंडशिप या प्यार मोहब्बत। अभी आप लोग को हो करोगे और इन सब किसी का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला जो हो करेंगे। देखो सब चुप हो गए। कर सकते हो, जिसको मन है कर सकते हो। तो ये जो दोस्ती और प्यार मोहब्बत है, इसे 1 साल के लिए आप भूल जाइए। फ्रेंडशिप में सिर्फ ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कीजिए, ऐसे स्टूडेंट से जो आपको लगता है बहुत सिंसियर है खुद भी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड। 11, 12 2 साल मेरी एक फ्रेंड बनाई थी मैंने, और वो भी इसलिए बनाई थी ताकि हमारी ट्यूशन सेम थी। तो अगर कभी मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि 12th में थे, स्कूल है, कभी प्रैक्टिकल है, कोई कोचिंग ट्यूशन मिस हो गई, तो मुझे नोट्स मिल जाए इजीली और मैं उससे थोड़ा सा समझ लूँ। आपको इतना ही सेल्फिश बनना पड़ेगा। रियल में दोस्ती है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो वो फैट है। बॉडी का फैट होता है ना, यहाँ फैट, यहाँ फैट, यहाँ फैट, चर्बी जो आपको कोई एनर्जी नहीं दे रही है, सिर्फ आपको भद्दा लगा रही है, और आगे जाके आपको ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर आप कभी 11 भूले भटके पढ़ाओ, हाई बीपी, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक करवा के जाएंगे। इस संसार में नीम के बीज बोने से आम के मीठे फल नहीं मिलते हैं। वो नेचर सब कुछ देख रही है। आप बेईमानी करोगे, 1 साल आप मजे कर लोगे, घर वालों से दूर हो, उन्हें झूठ झाट बोल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और मानकर चलो वो रिश्ता भी टूटेगा ही टूटेगा आपका, फिर आपका दिल टूटेगा, कोई मतलब का नहीं है। चौथा रीजन, सोशल मीडिया या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन। कितने लोगों के साथ में होता है कि मोबाइल 10 मिनट के लिए खोला था, थोड़ा सा रील देखेंगे और यूं करते करते 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, यूं उंगली चले जा रही है। दिस इज डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। आप इस समय, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दें।
इतना सेल्फ कंस्ट्रेंट, इतना सेल्फ डिसिप्लिन कोई भी इंसान, 99.9 की बात कर रही हूँ परसेंट की, नहीं होते जो जिसको एडिक्शन है वो रखे भी और सोचे मैं केवल 15 मिनट देखूंगा, रेस्ट्रिक्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप इसे टोटली डिलीट कर दीजिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड जो आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। बच्चे बोलते हैं कि वो रील आएगी या टेलीग्राम का फलाना चालन है, उस पर कोई टीचर है वो पीडीएफ के नोट्स देंगे या कोई क्वेश्चंस देंगे। बेटा अभी अपन पढ़ेंगे, जितना आपको पढ़ाया जाएगा एक साल में, दैट इज मोर देन इनफ। तो अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप अपना इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप लोग और जगह जगह जहां पर भी होते हो, मेरे तो इंस्टाग्राम पर है केवल अकाउंट, वरना इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी कुछ है उसे टोटल डिलीट मार दीजिए एक साल तक। जब आप सिलेक्ट होगे और उसके बाद जब आप क्रिएट करोगे अकाउंट, आपके जितने फॉलोअर्स और जितने फ्रेंड्स पहले जुड़े हुए थे उससे ज्यादा की रिक्वेस्ट अपने आप आ जाएगी और वो मजे होंगे, वो आनंद होगा दोबारा से सोशल मीडिया पर विद अ बैंग वापस लौटने का। इसको डिलीट कर देना मेरी बात मान के, वरना आप बर्बाद हो जाओगे और ये आप पक्का ड्रॉपर में लैंड अप करोगे। बात कड़वी है पर मैं सच बोल रही हूँ, बहुत बड़े रीजंस होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई रीजन था, जैसे मे भी हो सकता है आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिला, आपका आधा 11th टीचर कोचिंग ढूंढने में निकल गया या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर आपको अच्छे नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करना है अपन आज बात करेंगे। तो ये वो ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आएंगे। अब हमें एक्चुअली बायो कैसे पढ़नी है, व्हाट इज आवर रोड मैप सिलेक्शन के लिए। देखो सबसे पहले अगर हम बायो की बात करें तो वो है एनसीईआरटी। हर टीचर एनसीईआरटी पढ़ाता है, हर स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ता है। दो पतली पतली सी बुक्स हैं 11th और 12th के मिलाकर, लेकिन फिर भी बहुत, और पेपर भी इसी से आता है। 99.99% बोलो, कभी कभी 100% बोलो, एग्जैक्ट पेपर इसी से आता है, लाइन बाय लाइन इसी से आता है। फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 प्लस मार्क्स स्कोर होते हैं आउट ऑफ 360। उसके कुछ रीजंस होते हैं। रीजन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी थरोली अंडरस्टैंडिंग के साथ आनी चाहिए। एक ऐसा समंदर है ये जिसमें गोता लगाने पर मोती मिलते हैं। हर बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैं 4 बार पढ़ चुका था, 5 बार पढ़ चुका था, इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। जब क्वेश्चन गलत होगा तो आपको रियलाइज होगा कि ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा था, ये टॉपिक तो एनसीईआरटी से पढ़ा था, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। लाइन आई है एज इट इज उठाकर, फिर भी मैं करेक्ट नहीं कर पाया। तो एनसीईआरटी जो है थोड़ी बोरिंग सी बुक लगती है, ड्राई सी बुक है, बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है, हेडिंग सब हेडिंग सुंदर सुंदर नहीं है, फ्लो चार्ट्स नहीं है, तो लगती बोरिंग है। पर ये अपनी कोर बुक है, ये अपने लिए अपने धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है एक नीट एस्पिरेंट के लिए। तो एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली लेना है, नोट्स के अलावा भी, और अंडरस्टैंड करना है एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। आपको आपकी मातृभाषा में किसी को समझाना आना चाहिए, इतनी थरो होनी चाहिए। एनसीईआरटी में दूसरी चीज होती है इसे बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। जितनी बार पढ़ोगे आपको नई चीज मिलेगी। कैसे पढ़ना है अभी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी ऑन टिप्स होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। इवन जो डायग्राम की लेबलिंग होती है नीचे की, वो तक इंपॉर्टेंट है। काफी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो डायग्राम की लेबलिंग में दिए गए हैं और थ्योरी में कहीं नहीं है। जैसे अगर आप लोगों में से जिनने भी 11th पढ़ी होगी, 11th में फोटोसिंथेसिस चैप्टर अगर याद हो आपको, वहां पर केमियोस्मोसिस थ्योरी वाला डायग्राम अगर आपको याद हो, इस तरह से जो था थाइलाकॉइड का, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एफएनआर। इसका जिक्र पूरी थ्योरी में कहीं नहीं है, इसका फुल फॉर्म डायग्राम तक में नहीं है। क्या है ये है फेरेडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। तो एक एक शब्द अपने को आना चाहिए। या 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में एक वर्ड आता है स्पूलिंग, पूरा डीएनए इससे निकालते हैं। ये वर्ड और थ्योरी में कहीं भी नहीं, ये सिर्फ डायग्राम में और पीवाईक्यू आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के डायग्राम की लेबलिंग तक आपको देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एनसीईआरटी की जो समरी होती है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो समरी के अंदर दिए हुए हैं, थ्योरी में नहीं है। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हो गया क्या? चलो, जिसका हुआ हो, नहीं हुआ कोई बात नहीं। उसमें एक लाइन है कि अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन है तो इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये जो 2 इयर्स का पैरामीटर है, ये पूरी थ्योरी में कहीं नहीं है, ये सिर्फ समरी में दिया हुआ है।
तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ओनली समरी के अंदर दिए गए हैं। जैसे जब आप ईआर सोचते हो क्लास 11th एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अपन को आरईआर से प्रोटीन याद आता है सिंथेसिस, और एसईआर से लिपिड और स्टेरॉइड। ईमानदारी से बताना, क्या किसी को याद है कि एनसीईआरटी की 11th क्लास की समरी में ईआर में ये भी दिया है कि इसका रोल है ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में? इट्स गिवन इन एनसीईआरटी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो समरी के अंदर दिए होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज चेंज करके समरी में दी होती है जो थ्योरी में नहीं दी गई और क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी हैंड टू हैंड पढ़ने की आदत डालनी है। अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी की समरी जो है वो थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है, और टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो चैप्टर की सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। तो आज जो 3 टॉपिक्स हुए उससे रिलेटेड मुश्किल से 2 लाइन होगी समरी की, पर पढ़ना है। और अगर उसमें कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, लैंग्वेज चेंज है, डिफरेंट फैक्ट है, तो उसे अपने नोट्स में ऐड करना है। इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए। एनसीईआरटी करने के बाद में सेकेंड रोल आता है आपके नोट्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में नोट्स नहीं बनाते हैं। ये थोड़ा सा लड़कों की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है ना, दोस्ती यारी में मांग लेते हैं या बाद में ले लेंगे, या आजकल तो पीडीएफ दे दो सर आप, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये सब मत करिए। जो भी क्लास में आपके टीचर्स नोट्स बनवा रहे हैं, आप जहां पे भी जो भी पढ़ रहा हो, और भी कोई अगर इस वीडियो को देखे, तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हाथ से बनाए गए। मोटे मोटे पोथी पत्र इकट्ठे होने चाहिए, भले ही उनको सिलेक्शन के बाद में जूनियर को दे देंगे या रद्दी में बेच के पैसे बना लेंगे, लेकिन नोट्स सबके बनने चाहिए। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नोट्स के बाद में इंपॉर्टेंट है, सपोज आज आपकी बायो की एक क्लास हुई, आपने उसको अच्छे से क्लास में फुल कंसंट्रेशन से पढ़ा, क्लास में कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी नहीं चलेगी, क्लास में एकदम सेल्फिश होकर बैठना है, कोशिश कर कर आगे की सीट्स पर बैठो, भले ही उसके लिए जल्दी आना पड़े, उससे डेफिनेटली फोकस ज्यादा होता है, टीचर के आप सामने होते हैं, लाइट भी ज्यादा होती है, आईज पे स्ट्रेन भी कम पड़ता है, कोशिश करके। तो जो भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया उसको बहुत ध्यान से सुना, आपने लिखा, अब आप घर गए और आपने उन नोट्स को लर्न किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन ये नहीं बोल सकते मुझसे रटना नहीं होता। कितने बच्चे हैं जो रोज रोते हैं, यार रटाई नहीं होती, यार फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है यार, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मेरे से याद नहीं होता या याद नहीं रखा जाता। हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। इधर उधर देख के क्यों उठाते हो? अपना डिसीजन लो और अपना हाथ उठाओ। तो देखिए, इसका आप पर आएंगे, अभी आपके जो भी क्वेश्चन आए दिमाग में उसको रजिस्टर में लिख लो। तो नोट्स ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, आपको लर्न तो करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, अपन 11 पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है प्लांट किंगडम क्यों पढ़ा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं, एनाटॉमी क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे तो ह्यूमंस को ट्रीट करना है, या फ्रॉग क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, कॉकरोच क्यों पढ़ रहा हूँ। भाई एक बेसिक सिलेबस बनाया गया है, पढ़ना है, उसे फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, पूरी इज्जत देके पढ़ना है, तब वो आपको +4 नंबर देके जाएगा। तो रटना है। अब यहाँ पर मेरी कुछ टिप्स हैं आपके लिए। जैसे पहला, आप जोर जोर से याद करिएगा प्लीज। अगर कोई मन में, कितने लोग जो मन में याद करते हैं, पढ़ते रहते हैं और मन में याद करते हैं, इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज करो आप। अगर आपके पास सिंगल सीटर रूम है, आप जोर जोर से प्रॉपर बोल के पढ़ सकते हैं, घर पर हैं तो जोर जोर से बोलो। और अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, 2 सीटर रूम है, कोई और भी है, आप नहीं जोर से बोल सकते हो, तो कम से कम आप लिप सिंक करो, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके हल्का सा आवाज आनी चाहिए। बेटर है कि आवाज आपके कानों को आए, इतना तेज बोलकर आप याद करें। इससे, ये साइंटिफिक स्टडी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ये मेडिकली प्रूवन है कि जोर जोर से बोलकर याद करने पर वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा डीपली जाती है, ज्यादा देर तक टिकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी शेड्यूल में आप फिट करिएगा। दूसरा यहाँ पर रोल आता है रिवाइज करने का। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ की लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है, 1-2 बार पढ़ा पर लंबे समय तक याद रहता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी शॉर्ट टर्म, अभी तो बहुत अच्छे से याद हो गया, ये वाला टेस्ट भी दे दिया, पर 2 महीने तक अगर रिवाइज नहीं किया तो ये तक याद नहीं आएगा कि इस टॉपिक में क्या पढ़ा था। कई बार तो ये भी याद नहीं आता कि ये टॉपिक पढ़ भी चुका हूँ क्या। मेरी जैसे बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मुझे याद नहीं रहता लंबे टाइम तक चीजें, तो उसका तोड़ ये, मैं उसके लिए रो नहीं सकती, याद नहीं होता, क्या करूं, याद नहीं होता, मुझे उसको मल्टीपल रिवीजन के थ्रू कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लंबे समय तक मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता, फिर भी फर्स्ट प्रॉफ MBBS में एनाटॉमी जो पूरा का पूरा रटने वाला, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला।
वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी कमी को देखना पड़ेगा और आईने साफ करने की जगह अपने चेहरे को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरे में कुछ और अच्छा होगा जो उसमें थोड़ा कम होगा। हो सकता है किसी को समझ कम जल्दी नहीं आता हो, उसको 2 बार में समझ आता हो, मुझे 1 बार में समझ आता हो, उसे याद जल्दी होता हो, मुझे याद धीरे होता हो। हमें अपने आप को देखकर इंप्रूवमेंट करना है। तो 4th होगा हमारा, हम गए घर, हमने अच्छे से लर्न किया। अब लर्न करने के बाद में आपको डेली डीपीपीज लगानी है, यानी जो भी क्लास में आपके टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब ऑनलाइन बैचेस पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू में तो स्टूडेंट्स डीपीपीज बहुत रेगुलरली लगाते हैं, धीरे धीरे डीपीपीज कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार क्लास की थ्योरी बहुत हो गई है, क्लास के सवाल ही बहुत हो गए हैं, तो जो टीचर ने डीपीपीज दिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो नहीं करते हैं। इसको अंत तक बनाए रखना, एंड डे तक, जब तक आपकी क्लास चलेगी डेली की डीपीपीज डेली करनी है, भले ही 10 मिनट 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा जगना पड़े। एक बार ध्यान रख लो, सारा खेल जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट का है पूरा, और ईश्वर ने किसी को भी 24 घंटे 1 मिनट नहीं दिया या 23 आवर्स 59 मिनट्स नहीं दिए, सबको एग्जैक्ट 24 आवर्स दिया, और उसमें लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ। वो सारा खेल है प्रायोरिटी सेट करने का, क्योंकि समय की कमी नहीं होती, समय की बर्बादी होती है, हम वेस्ट कर रहे होते हैं टाइम। कभी कभी तो पूरा दिन ये सोचते सोचते निकल जाता है कि पढ़ना है और पढ़ाई नहीं होती है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, आपको डेली का शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। तो आप रोज, मैं फिर कह रही हूं, सिलेक्शन उसका होता है जो ये काम रोज 1 साल तक करेगा बिना इससे बोर हुए। बीच बीच में थोड़ा डाउन होगा, वो डाउन होगा तो क्या करना है उस पर अभी बात करेंगे अपन, लेकिन ये रोज करना पड़ेगा। सफलता एक बार में नहीं मिलती, एक ही चीज को बार बार करने पर मिलती है। आपको रोज ये चीज करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि चलो 10 दिन के लिए छोड़ दें, वो जो 10 दिन का बैकलॉग होगा वो आप कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो पूरी एक साइकिल बन जाएगी। तो अपन ने डेली क्लास करी, क्लास अच्छे से लर्न करी, उसकी डीपीपी सॉल्व करी, दिस इज मोर देन इनफ शुरू के जब दिन चल रहे हैं। इसके बाद जब आपका चैप्टर एंड होता है, जब आपका चैप्टर एंड होगा तब आप एक थरो रिवीजन करोगे। वो कैसे करोगे मैं अभी बताती हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और रिवीजन आपका यहां पर भी चलेगा। अभी हम बात करेंगे डेली रिवीजन की भी। अब इसके बाद आप सबको एक काम करना है, आप सबको एक रजिस्टर बनाना है आज से, एक डायरी या रजिस्टर, जिसे मैं जागृति डायरी कहती हूँ। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एक न्यू रजिस्टर ले लो, चाहे रफ रजिस्टर हो, फेयर रजिस्टर हो, या डायरी ले लो, कुछ भी। इसे जागृति डायरी लिखिए, जागृति, ताकि आप जागरूक रहें, अवेयर रहें, और इसमें डेली रात को नेक्स्ट डे की मस्ट डू, कैन डू और डोंट डू, यानी एमसीडी लिस्ट बनाओ। मेरे को टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जो बच्चे हैं रेगुलर, टेलीग्राम पर तो मतलब आप मान के चलो पिछले 1 साल से कई स्टूडेंट्स हैं जो डेली अपनी एमसीडी लिस्ट भेजते हैं। भले ही मैं उन्हें रोज आंसर नहीं कर पाती हूँ, पर उनको एक मोटिवेशन रहता है कि हम मैम को भेज रहे हैं, गुरु माँ को भेज रहे हैं, वो देखेंगे, तो एक वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो एमसीडी लिस्ट आप अपने लिए रोज बनाइए। मस्ट डू, क्या क्या काम है जो मुझे करना ही करना है। कैन डू, अगर थोड़ा टाइम मैं सेव करता हूं तो मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूं। एंड डोंट डू, मुझे क्या क्या नहीं करना है। आप बोलोगे कि क्या लिखने से कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, ऐसा एकदम से नहीं होगा। आप जब प्लान वे में पढ़ेंगे, 100% आप इसको बनाओगे, तो आप 70-80 फॉलो करोगे, किसी दिन 60, किसी दिन 90, किसी दिन 80। पर अगर आपने प्लानर नहीं बनाया तो आप मान के चलो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा आपका, 20-30% से ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी। और 20-30% में आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो इज ओनली हार्डली 3-4%। वो तो टोटल बात कर रहे हैं, प्राइवेट भी आ गया उसके अंदर, पीछे के कॉलेजेस भी आ गए, सब आ गए, और कट ऑफ के बिल्कुल नेक टू नेक हो गए, तो हो सकता है कट ऑफ के नीचे भी लुढ़क जाओ। तो इसीलिए प्लानर बनाना है, डेली ये चीज बनानी है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेगुलर टेस्ट। ये बहुत स्टूडेंट्स हैं, ये भी शुरू में बहुत जोश से देते हैं, धीरे धीरे जब नंबर कम आने लग जाते हैं तो टेस्ट कम देने लग जाते हैं, या टेस्ट सीरियसली नहीं देते हैं, या टेस्ट जो है उससे मन हट जाता है, ध्यान नहीं देते, या कई बच्चे थोड़े बेचारे जो इमोशनल टाइप के होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं,
थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट में कम नंबर आने से। तो ये टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेगुलर टेस्ट अंत तक इस साल के देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं, अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस डेफिनेटली 70, 80, 90% तो टेस्ट के हिसाब से चलेगा। 100 भी चल सकता है अगर आप इतने सिंसियर हैं। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। अगर नहीं भी हुआ तो टेस्ट दो, फिर आप उसमें वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसकी आपने पढ़ाई की है। सपोज करो 720 का पेपर है, आपने मान लो 600 नंबर के क्वेश्चंस की पढ़ाई की है फॉर एग्जाम्पल, आप वही क्वेश्चन दो और आप उसमें से अपने आप को एनालाइज करो। आपके ओवरऑल नंबर कम आएंगे, आपके घर पे रिपोर्ट जाएगी, वहां से डांट भी पड़ेगी, वो सब एक तरफ है। आपको ईमानदार अपने साथ रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब पूरा सिलेबस होगा, नीट में सिलेक्शन होगा, तो ये सारी डांट वाट सब एक तरफ हो जाएगी। तो आप अपने आप को सेल्फ प्रिपरेशन को चेक करने के लिए टेस्ट देना है और टेस्ट के साथ इसका एनालिसिस करना है। आपके पास जब फ्री टाइम हो तो YT पर मेरा नाम डालकर टेस्ट एनालिसिस वाला वीडियो देखना और हर टेस्ट के बाद इसे एनालाइज करना। एक अलग से रजिस्टर बनाना टेस्ट एनालिसिस का, उस दिन की डेट डाली, टेस्ट का जो भी है, जो टॉपिक्स आए हैं, शुरू में अभी टॉपिक वाइज होगा, वो लिखा और एनालिसिस करना कितने सही हैं पर सब्जेक्ट, कितने गलत हैं, गलत हुए तो क्यों हुए, तुक्का मारा था, कंफ्यूजन था, ओवर कॉन्फिडेंट थे, कंफ्यूजन था तो उसको हैंड टू हैंड रिवाइज करो। बेटा टेस्ट का ये मतलब होता है कि वो जो क्वेश्चंस आए हैं 180 वो टिप्स पर हो जाने चाहिए टेस्ट के बाद, वो टॉपिक टिप्स पर हो जाना चाहिए, नॉट जस्ट दोस क्वेश्चंस। वो टॉपिक अब हमारा दोबारा या तो गलत होगा ही नहीं, या होगा तो उसका परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये मतलब होता है टेस्ट देने का। कायदे से अगर आप 2 to 5 टेस्ट दे रहे हैं, आप घर आए, थोड़ा थक हार के सो गए, 8 बजे 9 बजे बैठो टेस्ट एनालिसिस करने, 10, 11, 12 बजेगा, आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप उन पूरे 180 क्वेश्चंस को पक्का करोगे। तो मतलब है, तो आपका देखना कैसे टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट होगा, और ये जो करेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी आप सब ड्रॉपर बैच में जाओगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा कड़वा बोल रही हूँ, शायद लग जाए, और कंपटीशन और बढ़ेगा। सबसे ज्यादा चांस होता है फ्रेशर सिलेक्ट होने का, प्रेशर सबसे कम होता है। आप फ्रेशर होते हैं, ड्रॉपर्स को बहुत प्रेशर होता है, हर साल के साथ प्रेशर बढ़ता है, हर साल के साथ फ्रेशर्स का लॉट भी आता है। तो जितना जितना आप अगर 12th के साथ सिलेक्ट होते हैं, ये सबसे इजी गेम होता है। बस 1 साल की मेहनत और पूरी जिंदगी के मजे हैं। बाकी आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, दूसरों का मजाक बनाते रहोगे, टीचर्स का बनाते रहोगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो सब सेटल्ड है अपनी लाइफ में, आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन चलो, अब इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपको मिस्टेक रजिस्टर बनाना है। जी हाँ, 3 कॉपीज बनवा दी अभी तक मैंने आपको एक्स्ट्रा, एक जागृति डायरी, एक टेस्ट एनालिसिस और एक मिस्टेक रजिस्टर। टेस्ट जब दोगे एक काम और करना, एक फोल्डर और लेकर आना। कोटा में बहुत इजीली मिल जाता है, एक अच्छा सा फोल्डर लेकर आना और उसमें ना टेस्ट सिस्टमैटिकली पेपर्स अरेंज करना, और टेस्ट के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने को लगता है बहुत अच्छे हैं, ये मैं बाद में भी देखना चाहूंगी, उन्हें बड़ा सा सर्कल कर लेना बहुत अच्छे से। मैं लिखने को नहीं बोलूंगी, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इतने क्वेश्चन लिखोगे तो उन्हें सर्कल करना। इसका पर्पस ये होगा कि हर महीने के एंड में, उस मंथ में 1-2 जो भी टेस्ट हुआ है, या 2 महीने में एक बार कर सकते हो, वो क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट करेंगे। सारे क्वेश्चंस नहीं देखने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस टेस्ट के आते हैं जो मिस हो जाते हैं, क्योंकि पेपर इधर उधर पड़े हुए हैं। अब क्या निकालोगे, कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा बुरा है, पूरा लेके बैठोगे तो सारी बर्बादी होगी समय की। तो एवरी 2 मंथ्स आपको अपने टेस्ट को एनालिसिस करना, हर टेस्ट को एनालिसिस करना है, और एवरी 2 मंथ्स आपको जो सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं उनको रिविजिट करना है कि अब मुझे याद आ रहा है, अब मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस करनी है। तो एक ये डायरी बनवाई है मैंने आपको, एक ये रजिस्टर बनवाया है। तीसरा होगा मिस्टेक रजिस्टर। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर सुन लेना, मिस्टेक रजिस्टर की बात जरूर करेगा, और ये सही बात है, टॉपर्स ये बनाते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियां देखते हैं, वो चेहरा साफ करते हैं। जिंदगी में वही आगे जाता है जो अपनी कमी देखता है और चेहरा साफ करता है। आईने साफ करने वाले कहीं और बस सफाई करते रहते हैं, जीवन नहीं बनता है। मिस्टेक रजिस्टर बनाओ, इसमें लिखो क्या क्या गलती थी, कौन सा टॉपिक गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर टेस्ट के बाद जो जो गलत हुआ है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिल्कुल याद नहीं रहती हैं, हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, उसको लिखो। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस इस रजिस्टर में, और उसके बाद मिस्टेक रजिस्टर के अंदर आपके
जो गलतियां की हैं उसे लिखो, आपकी लैंग्वेज में लिखो। इस क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, यहां पर देखो मुझे याद नहीं आया था। लिखिए, जब आप किसी चीज को लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ लिखा अपन भूल भी जाते हैं, फिर कभी वो डायरी हाथ आती है, अरे यार देखो इस समय अपन ने लिखा था, अपन फिर मोटिवेट होते हैं। ये हर महीने देखोगे आप अपना मिस्टेक रजिस्टर। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूं, मैंने मिस्टेक डायरी बनाई थी, हर 15 दिन में मैं अपनी मिस्टेक की डायरी देखती थी और उन चीजों को दोबारा रिवाइज करती थी। इसके बाद में ये सब कुछ आपको लास्ट तक करना है, ये सब आपको लास्ट तक करना है। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। एक और आप चाहो तो अपने रजिस्टर में ही पीछे के 2 पेजेस रख सकते हो। मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मेरे कई स्टूडेंट्स को हेल्प करा है। मैं एक डायरी बनवाती हूँ या रजिस्टर बनवाती हूँ जिसके अंदर आप हैंड टू हैंड इंपॉर्टेंट डेट्स, बायो की बात कर रही हूं क्योंकि मैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेटा, साइंटिस्ट के नाम, ये आप हैंड टू हैंड लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, लड़के तो काफी सोचते ही नहीं है, लड़के ऐसा सोचते हैं कि जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो सुंदर सुंदर एक साथ लिखेंगे। तो सुंदर सुंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला अपने को, बल्कि कोटा में तो चोरी हो जाएगी कॉपी ज्यादा सुंदर लिखोगे तो जैसे आज सपोज करो जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ोगे, बहुत सारी डेट्स आती हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं। आज सपोज करो आपने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन पढ़ा, 3 साइंटिस्ट के नाम आए, 3 डेट्स आई, हैंड टू हैंड उसमें लिख दी। ये इसलिए हेल्प करता है, कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम है, खाना खा रहे हो उस समय घुमा के देख लिया फटाफट। डेट्स, डेटा, साइंटिस्ट के नेम में बहुत गलती होती है, रटने में मुश्किल होती है। अलग से लिखोगे, बार बार रिवाइज होगा, वरना वो नोट्स में कहाँ खो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो ये मेरे कहने पर आप इसको जरूर बनाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद अगर आप बोलोगे मैम 3 चीजें बता दो, कोई 3 चीजें जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो पहला तो है अंडरस्टैंड करने के बाद रिवीजन करना। जितना रिवाइज करोगे उतना याद होगा। दूसरा मैं आपको बोलूंगी कंसिस्टेंट, यही काम लगातार पूरे साल अंत तक करना। और तीसरा मैं आपको बोलूंगी 11 का शगुन होता है, वो है सबसे 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 जरूरी, आखिरी 1 महीने की तैयारी करना अभी से। लास्ट तक जाते जाते ऐसे मोटे मोटे रजिस्टर्स हो जाते हैं, इतने सारे टेस्ट पेपर्स हो जाते हैं, इतने सारे माइंड मैप, फ्लो चार्ट कहीं कहीं से जुगाड़ लेते हो, इतना मटेरियल होता है, समझ ही नहीं आता रिवाइज क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा भी लगता है कि सब कुछ भूल जाएंगे, कितनों के साथ ऐसा होता है कि लगता है सब भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं आएगा, ऐसा होता है बिल्कुल। और कैसे रिवाइज करें, सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर सकते आप एंड में, और अगर इंपॉर्टेंट छूट गया तो फिर क्या होगा। तो इसकी तैयारी अभी से करनी है। कैसे करनी है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं एक बार साइड हो रही हूँ, किसी का कुछ मिस हुआ है तो देख लो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस रिवीजन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो तरीका बता रही हूँ मैंने खुद फॉलो करा हुआ है, नीट में किया हुआ है। जब मैंने अपना प्री पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था एमडी एमएस के लिए, तब मैं रिवाइज ऐसे ही करती थी, मेरे बहुत स्टूडेंट्स भी बेनिफिट हुए हैं। इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रही हूँ। सपोज करो आपकी मंडे को क्लास लगी, सपोज आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा, और मान लो आपने आज माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज आपने सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल पढ़ा, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, ट्यूसडे को, जब ट्यूसडे क्लास लगेगी, मंडे को तो आप घर गए, उसको याद किया आपने, उसके क्वेश्चंस लगा लिए, ट्यूसडे को फिर आप आए, ट्यूसडे को सपोज करो आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड पढ़ाया, तो ट्यूसडे को आप माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तो याद करोगे, पर जो मंडे को पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करोगे। इसे अपन बोलेंगे डेली रिविजन। मंडे का ट्यूसडे रिवाइज करोगे, ट्यूसडे का वेडनेसडे, वेडनेसडे का थर्सडे, थर्सडे का फ्राइडे एंड सो ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पहला रिवीजन हो जाए तो 70% तक एडवांटेज मिलता है, बजाय इसके कि जो 2-4 दिन बाद रिवाइज करते हैं डेली। अब इसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मंडे को मान लो आपको आधा घंटा लगा था, क्योंकि संडे तो क्लास थी नहीं, सैटरडे वाला आप संडे रिवाइज कर चुके हो, तो ट्यूसडे को आपको आधा घंटा तो नया पढ़ने में लगा, पर 10 मिनट आपको मंडे वाला रिवाइज करने में लगेंगे।